हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों। आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आपको लास्ट क्लास में जैसे न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे और आपको ये बताए थे कि न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना था, उसका फर्स्ट वीडियो हम आपको दे चुके थे, पहला पार्ट बता दिए थे। तो अभी आपका न्यूट्रिशन का सेकेंड क्लास है और समझते हैं सेकेंड क्लास में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको बता रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, आपको याद होगा लास्ट क्लास में क्या क्या बताए थे। आपको लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन का कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन का मोड, न्यूट्रिशन का टाइप। उस पर आपको बताया था कि न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। वो सब पॉइंट आपको हम लास्ट क्लास में बता चुके थे। आप यहां समझिएगा। जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया न्यूट्रिशन के बारे में, आपको याद होगा कि जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और आपका जो लास्ट क्लास हम छोड़े थे उसमें आपको बताया था न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स का टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के प्रकार। और आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपका दो टाइप में बताए थे, आपको याद होगा। सबसे पहला बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड यूटिलाइजेशन। फर्स्ट आपका था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि कार्य और उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों के प्रकार। तो कल हम इसके बारे में आपको डिटेल बता दिए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो आपका न्यूट्रिएंट्स का टाइप था, इसमें आपको बताए थे सबसे फर्स्ट था आपका एनर्जी प्रोवाइडर, जो कि आपको एनर्जी देता है। सेकेंड आपका था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। थर्ड में आपका था मेटाबॉलिक रेगुलेटर, एंड नेक्स्ट था आपका जेनेटिक सब्सटेंस। आपको अगर याद होगा तो आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जो न्यूट्रिएंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड यूटिलाइजेशन, ये चार था। पहला आपका था फर्स्ट में एनर्जी प्रोवाइडर, और आपके एनर्जी प्रोवाइडर में आपको बताए थे दो नाम। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट में आपका था कार्बोहाइड्रेट, और सेकेंड था आपका फैट। इसके बाद जब बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसमें आपको बताए थे प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट मेटाबॉलिक रेगुलेटर में, इसमें आपके विटामिन और मिनरल्स, और लास्ट आपके जेनेटिक सब्सटेंस में कोबाल्ट, जिंक, आयरन एंड विटामिन B12। आपको अगर याद होगा तो आपको हम ये लास्ट क्लास में बता चुके थे कि एनर्जी प्रोवाइडर यानी कि जो ऊर्जा देता है। सेकेंड में आपका था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास में मेटाबॉलिक रेगुलेटर एंड जेनेटिक सब्सटेंस। ये आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे। और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपको हम जो बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब यहां समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना या रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स का टाइप। इसमें आपको याद होगा हम बताए थे कि दो टाइप का। सबसे फर्स्ट में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट में आपका है माइक्रो। और आपको बताया थे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जो स्मॉल क्वांटिटी में इंटेक करते थे। इसमें आपको दो नाम बताए थे। फर्स्ट आपका था विटामिन एंड नेक्स्ट मिनरल्स, यानी विटामिन और खनिज। ये आपका हुआ
माइक्रो में। फिर नेक्स्ट आपका था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आपको बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिसको कि हम लार्ज क्वांटिटी में इंटेक करेंगे। इसमें आपका 3 नाम बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये आपका हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आपका था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको हम बताए थे कि इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे एक एक करके सारा पॉइंट के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, आप यहां समझिएगा पॉइंट को ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट, अब आप यहां समझिए, जैसे आपको बोले कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स में जो आपको सबसे पहला जिसके बारे में जानना है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसके बारे में समझेंगे। समझिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो यहां पर ये जो वर्ड से मिलकर बना है ना, एक आपको वर्ड दिख रहा है कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपका कार्बो प्लस हाइड्रेट, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब हो गया कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन एंड वाट एंड ऑक्सीजन। समझिएगा, जैसे आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी आपसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, और नेक्स्ट पॉइंट हमको जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिलता है, यानी इसमें कौन कौन सा तत्व मिलता है। ये आपका बेसिक 2 पॉइंट जो आपको जानना है। समझिएगा, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आपको याद होगा कि आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। समझिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझने का प्रयास करिए। एक आपको बताए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स, और सेकेंड आपका हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आपको याद होगा, बताया था कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, जो अपना खाना अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है वो आपका जाएगा ऑटोट्रॉप्स में। और आपको बताए थे कि इसमें आपका प्लांट किंगडम आता था। ऑटोट्रॉप्स में क्या आएगा आपका प्लांट किंगडम। और उसके बाद आपको बताए थे कि जो प्लांट किंगडम है ये जो फूड प्रिपेयर करता है और जिस प्रोसेस से करता है इस प्रोसेस का नाम आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद होगा तो। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब आप यहां समझिएगा, अब बोलिएगा सही सा क्या संबंध है कार्बोहाइड्रेट से। तो आपको समझाते हैं कि फोटोसिंथेसिस का कार्बोहाइड्रेट से क्या संबंध है। अभी आप यहां पे ये समझिए, आपको जैसे बताइए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप का, सबसे पहला ऑटोट्रॉप्स और सेकेंड आपका हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स इसे बोलते हैं परपोषी, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। आप यहां समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको पता है ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, इसके बारे में आपको हम कल लास्ट क्लास में डिटेल बता दिए थे। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि जब आप अगर ध्यान से आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो यहां पर हम पॉइंट अभी क्या बता रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस से होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस से, यानी कि
प्रकाश संश्लेषण से। तो ये कैसे होता है, आपको अगर रिएक्शन पता होगा तब ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पता है, जिसके बारे में फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे चल के जानेंगे प्लांट में, बॉटनी में। अगर आप अभी समझिए कि फोटोसिंथेसिस का जब रिएक्शन होता था तो जो प्रोडक्ट बनता था, इसमें जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट ये आपका ग्लूकोज होता था, C6H12 और O6। आप यहां समझिए, आपको हम क्या बता रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें होता क्या था कि जो प्रोडक्ट बनेगा आपका प्राइमरी प्रोडक्ट, ये आपका ग्लूकोज कहलाएगा। यानी कि आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा इकाई क्या है, तो ग्लूकोज होता है। आप यहां समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। तो आपको यहां जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो होता है ये आपका होगा फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट यहां आपको पॉइंट जानना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट मिलता है। आप यहां ध्यान दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि CH&O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट आपको मिलता है किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट में। आप यहां समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का ही, जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको यहां पॉइंट याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो समझिएगा, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट बिलोंग्स टू एरोमेटिक चैन ग्रुप। जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक चैन ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका शेप कैसा होगा, शेप हेक्सागन। आप यहां समझते होंगे हेक्सागन का मतलब सिंपल सा है कि 6। आपको अगर गणित का यानी कि मैथ्स का जानकारी होगा तो आपको पता है कि हेक्सागन का मतलब नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 6। यानी कि जब आपको पहले पता कि कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक चैन ग्रुप से बिलोंग करता है। सेकंड पॉइंट है इसका शेप कैसा है, हेक्सागन, यानी इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, 6, मिनिमम 6। और यहां समझिए, यहां आपको बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण होता है आपका फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। आपको याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा एलिमेंट मिलता है, जो हम एलिमेंट की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहां देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कितना का रेशियो में मिलता है, ये भी आपको जानना होगा। तो ये इसका रेशियो है 1:2:1। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला जो होता है, समझिएगा आपको हम यहां बता रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला यानी कि जो सामान्य सूत्र है ये होता है CnH2n और ON। आप यहां समझिए, आपको बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2nON। यहां दिखेगा Cn यानी कि 1, H2n यानी कि 2 और ON यानी कि 1। तो कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका रेशियो कितना है, तो 1:2:1। जनरल फॉर्मूला CnH2nON। और आपको अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक चैन ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि शेप कैसा होगा, हेक्सागन। तो यहां n हम क्या पुट करेंगे, मिनिमम के लिए आपका 6। तो यहां समझिए, जब हम n का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो C6H12
और O6। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज। यानी कि आप अगर ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो स्मॉलेस्ट हम n=6 पुट किए, हमारा फॉर्मूला किसका आया? ग्लूकोज का। इसका मतलब इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यह समझना है कि आपसे क्वेश्चन अगर बने कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे या इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे, आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आपका ग्लूकोज है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक बेसिक पॉइंट। जैसे आपको बताएं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि क्या है कार्बोहाइड्रेट। समझिएगा, जैसे आपको बताएं कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल फॉर्मूला बताएं, इसका बेसिक पॉइंट बताएं। अब यहां आपको समझ में आएगा सर कार्बोहाइड्रेट का आखिर बॉडी में क्या फंक्शन है, कि आखिर क्या यूज है कार्बोहाइड्रेट का। आप समझिए, जैसे हम यहां बात कर रहे हैं, आपको याद होगा हम बताए थे लास्ट क्लास में कि जो न्यूट्रिएंट्स है तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड यूटिलाइजेशन यानी एनर्जी प्रोवाइड करने में सबसे पहले आपको हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट। आप यहां समझिए, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका आपको मेन फंक्शन क्या बता रहे हैं? इसका मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड का मतलब है ऊर्जा देगा आपको, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। समझिए कैसे, अगर आप देखिएगा सिंपल सा, और आपको बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताएं अभी, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बताएं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज। तो आप यहां समझिए C6H12 और O6 जो है इसका जनरल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब आप यहां समझने का प्रयास करिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आपको ये भी पॉइंट बताए थे कि जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो अप्रोक्स आपका 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। बात समझ में आ रहा है? समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, तो 4.2। यहां तक क्लियर है? अब आप आगे समझिए, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन देखिएगा C6H12O6, ये आपका हुआ ग्लूकोज। अब जैसे होता क्या है कि नॉर्मली आपका बॉडी में तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज रहेगा ही। एक आपको रिएक्शन बताते हैं, यहीं से आपको समझ में आएगा कि कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, आप यहां समझिएगा, इसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, सांस लेते हैं, तो आपको पता है कि सांस लेने के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान मिक्सचर ऑफ गैसेस हम इनहेल करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान इनहेल में क्या करते हैं हम इनहेल करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे आपसे अगर एग्जाम में सिंपल सा अगर नॉर्मल हम कॉमन क्वेश्चन पूछें कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा गैस इनहेल करते हैं, तो जनरली सब बताता है ऑक्सीजन। क्यों? देखिए आपका ही मन में आ रहा होगा कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो फिर हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन क्यों? तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जाता है। ऐसा थोड़ी कि नाक के पास हमारा फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर जाली लगा हुआ है कि हम सांस लेंगे और बहुत सारा गैस जाएगा जिसमें से फिल्टर जो है सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा, बाकी को बाहर कर देगा। ऐसा नहीं है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो होता क्या है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मिक्सचर ऑफ गैसेस हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये सारा जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये जाता है लंग्स में, और लंग्स में एक होता है एल्वियोली। यहां समझिएगा, लंग्स में क्या होता है आपका? एल्वियोली।
और ये एल्वियोली क्या करता है, जैसे बहुत सारा गैस गया, आप सांस लिए तो सांस लेने के दौरान आपका नाइट्रोजन भी गया, ऑक्सीजन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत सारा गैस गया। लेकिन जो एल्वियोली करता क्या है, ये सारा गैस को छोड़ देगा लेकिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये कैच कर लेगा। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा कि नाक के पास फिल्टर लगा हुआ है तो बाकी सब गैस को रोक दिया और सिर्फ ऑक्सीजन को भेज दिया, ऐसा नहीं है। सारा गैस जाता है, लेकिन जैसे लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स क्या करता है, लंग्स में मिलता है एल्वियोली, और ये एल्वियोली क्या करेगा कि सारा गैस को तो नहीं पकड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन से इसका इतना अच्छा दोस्ती है कि ऑक्सीजन को पकड़ के अपने पास रख लिया और बाकी को छोड़ दिया। तो अब जैसे ही रेस्पिरेशन होता है तो समझिएगा, रेस्पिरेशन के दौरान जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, इसके साथ जैसे ही आपका ऑक्सीजन मिलेगा तो यहां पर प्रोसेस जो होगा इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो यहां से आपका बनता है 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी। आप यहां समझिए, यहां हम बोले कि ग्लूकोज है, नॉर्मल बॉडी में ग्लूकोज रहेगा, ये आपका ऑक्सीजन यानी कि प्योर ब्लड बोल सकते हैं, क्योंकि आप आगे चल के जब पढ़िएगा सर्कुलेशन में तो वहां आपको बताएंगे कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है तो उसको बोलेंगे प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर ब्लड में CO2 मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब आप यहां समझिए, जैसे ही आपका ग्लूकोज में O2 यानी कि प्योर ब्लड मिला तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यही जो आपका प्योर वाला फॉर्म है इम्प्योर में कन्वर्ट होगा और यहीं से आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आप समझिए, तो ग्लूकोज से आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन। तो कितना आपको याद रखना है, 686 किलो कैलोरी या 38 ATP। आप जब पढ़िएगा रेस्पिरेशन के बारे में समझिए यहां पर, तो वहां आपको बताएंगे कि जो एनर्जी कितना अभी आपको बताएं, 686 किलो कैलोरी, या हम बोल सकते हैं 38 ATP। आपका मन में अगर सर किलो कैलोरी तो समझ गए, लेकिन ATP क्या है, तो आप समझिएगा जो ATP वर्ड है, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या होता है, ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझिए, आपको यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ATP है ADP प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना है। आप यहां क्या बता रहे हैं, ये ATP क्या है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वर्क का यूनिट क्या है, एनर्जी का क्या है, तब बोलेगा जूल। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजिकल एनर्जी, जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, तो बायोलॉजिकल एनर्जी का यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी यानी कि जैविक ऊर्जा का यूनिट क्या है, तो ये आपका ATP है, इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP का निर्माण कैसे होता है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक यूनिट फॉस्फेट मिलता है, तो आपका बनता है ATP, जिसको कि हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा, आप अभी रिएक्शन से समझे होंगे कि कैसे जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी देता है। यहां तक क्लियर है। आपको बताएं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसका क्या फंक्शन है, अब आप यहां समझिए। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप, अगर यहां आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का है, तब समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का है। समझिए, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का टाइप का, तो ये आपका सबसे पहले आएगा मोनोसैकेराइड्स, फर्स्ट में आपका मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड में आपका है डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, और थर्ड में आपका है पॉलीसैकेराइड्स। समझिएगा, आपको हम जैसे बता रहे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, हाँ एक पॉइंट आप समझिए यहां पर
आपसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम का मतलब जो साधारण नाम क्या है, तो आपको याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम है शुगर यानी कि शर्करा। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, तो शुगर है यानी कि शर्करा है। अब यहां समझिए, आपको बता रहे कार्बोहाइड्रेट का टाइप, तो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है समझिए, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। बात समझिएगा, जैसे हम बोले कि मोनो, डाई और पॉली, आप यहां वर्ड से समझ रहे होंगे कि मोनो, तो मोनो का मतलब क्या है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि एक, डाई का मतलब दो, और पॉली का मतलब दो से ज्यादा यानी मेनी। जैसे अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स, इसका सिंपल सा मतलब होगा कंटेनिंग ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल, कंटेनिंग ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल, यानी कि मोनोसेक्राइड्स का मतलब सिर्फ एक सुगर मॉलिक्यूल ही इसमें होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछेगा कि मोनोसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6, ये आपका है जनरल फॉर्मूला मोनोसेक्राइड्स का। अब यहां समझिए, जैसे आपको पता है मोनोसेक्राइड्स तो कंटेन करता है ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल। अब यहीं पर आप समझिए ना, नेक्स्ट आपका है डाई, तो डाई का मतलब क्या समझ रहे हैं, डाई का मतलब हो गया दो, तो हम यहां क्या बोलेंगे, टू सुगर मॉलिक्यूल, टू सुगर मॉलिक्यूल। यानी कि समझिए, अगर हम यहां से फॉर्मूला पर जाएं तो यहां को क्या समझ में आएगा, मोनो है तो मोनो से डाई गया यानी कि डबल हुआ, तो डबल हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आप बोलिएगा C6H24 और O12। लेकिन आप यहां ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछा है कि डाइसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलिएगा C6H24 और O12, तो आपका ये हो जाएगा गलत। समझिए कैसे, जब भी आप मोनोसेक्राइड से हम आगे गए तो यहां पर आपको याद रखना है वाटर रिलीज होगा, यानी कि जल निकलेगा। जब वाटर रिलीज होगा इसका मतलब H2O आपका बाहर होगा। तब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए अब कि आपका डाइसेक्राइड्स का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए C6 है तो C, यहां समझिएगा यहां C12, समझिए। अगर जैसे यहां आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप समझिए, तो C तो आपका डबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, C12। H जो है 24 होता है लेकिन H2 बाहर निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा H22, और O12 का जगह एक O बाहर निकला है तो O11। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डाइसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो C12, H22 और O11। अब हम यही बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स में, तो पॉली का मतलब क्या है, देखिए मोनो का मतलब वन सुगर मॉलिक्यूल, डाई का मतलब टू सुगर मॉलिक्यूल, और पॉली का मतलब दो से ज्यादा, तो मोर देन टू सुगर मॉलिक्यूल, मोर देन टू सुगर मॉलिक्यूल यानी दो से ज्यादा। तो जब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो सिंपल सा देखिए, ये आपका C6 रहेगा ही, फिर आपका H2O, H दो बाहर निकलेगा H10, और O एक बाहर निकलेगा तो O5, और ये N है, देखिए हम क्या पता है पॉली मतलब दो से ज्यादा होगा, तो कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन जितना होगा N से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, N आपका 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये आपका हुआ मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे, तो पहले समझिएगा, पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। फर्स्ट में आपका है मोनोसेक्राइड्स, और आपको पता है कि मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है, ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है, ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल, यानी कि सिर्फ एक सुगर मॉलिक्यूल। अब यहां समझिए इसका एग्जाम्पल, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये तीनों आपका किसका एग्जाम्पल है, तो मोनोसेक्राइड्स का है। अब आप समझिए, अब यहां आपसे पूछा जाए, देखिए तीनों आपका मोनोसेक्राइड्स है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता है।
तो आपको जैसे हम फॉर्मूला बताते हैं C6H12O6, अगर आपसे पूछा जाए ये फॉर्मूला जो है ये तीनों में से किसका है, आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा कि C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बताइएगा सिर्फ ग्लूकोज का है, तो गलत हो जाएगा। बात समझिए, क्योंकि जो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज ये तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है, ये तीनों का आपका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है, तब बोलिएगा सर अंतर क्या है। फिर तो यहां समझिए, हम यहां आपको बता रहे हैं सेम केमिकल फॉर्मूला, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहां आप समझिए हम क्या बोले, जो मोनोसेक्राइड्स है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, C6H12O6 यानी सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि आप पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं समवायता। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम है तीनों का, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है, लिखने का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये आपका हुआ मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, जो फ्रुक्टोज है ये सबसे मीठा शुगर है, सबसे मीठा शुगर यानी स्वीटनेस शुगर। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट यानी हम बोल सकते हैं फलों का मीठापन, फलों का मीठापन। ऐसा नहीं जैसे आप देखते हैं कोई भी फल खाते हैं तो ऐसा थोड़ी क्या फल में चीनी मिला के खा रहे हैं, फल खाते हैं तो फल आपको मीठा लगता है, किस कारण से, फ्रुक्टोज के कारण से। ग्लैक्टोज, जो अगर हम बात करते हैं मिल्क, दूध में कौन सा मिलता है, ग्लैक्टोज। यहां मदर मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं कि मां का दूध का, मदर्स मिल्क अलग है, लैक्टोज मिलेगा, हम यहां सिर्फ ग्लैक्टोज का बात कर रहे हैं। अब यहां आप समझिए, जो ग्लूकोज है तो नॉर्मल हम जो खाना खाते हैं, जो आपका सबसे छोटा पार्ट है ग्लूकोज है। आप यहां समझिएगा, जो ग्लूकोज है इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। आपको जैसे याद होगा कि लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जो ग्लूकोज है यानी कि पूरा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका तुरंत एनर्जी देता है और तुरंत खत्म करता है। आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंस कि दोनों में क्या अंतर है, कार्बोहाइड्रेट और फैट में। तो आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसको बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर और फैट को बोलते हैं मैक्सिमम। अब आप यहां समझिएगा, जैसे आपको पता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, ग्लैक्टोज मिल्क यानी कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लैक्टोज। फ्रुक्टोज में आपको बताया है कि सबसे मीठा शुगर यानी कि सबसे मीठा शर्करा, स्वीटनेस शुगर, और स्वीटनेस ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का मीठापन। तो फलों में जो मीठापन पाया जाता है किस कारण से, तो फलों का मीठापन जो है फ्रुक्टोज के कारण से। अब आप यहां समझिए, आपको एक पॉइंट बताते हैं ग्लूकोज के बारे में। इससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सोर्स क्या है, कि आखिर हमको कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है, सोर्स यानी स्रोत। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जानना, क्योंकि आपको हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा देंगे और आपको ये नहीं बताएं कि ऐसा क्या खाइएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिले तुरंत एनर्जी। जैसे होता है कि कुछ काम के लिए आपको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए, तो आपका कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसकी आप खाइएगा और आपको जल्दी एनर्जी मिले। जैसे देखते होंगे कि आप रनिंग करने समय केला खाते हैं, बनाना, तो क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। समझिए, अगर हम सोर्स का बात करें, सबसे पहला आपका आएगा हनी। हनी में आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। बनाना यानी केला, हनी हो गया, बनाना हो गया, शुगर केन, राइस, चिकन, मटन, ये सब क्या है आपका, वीट एक्सेट्रा। ऐसा बहुत चीज जिससे कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सबसे ज्यादा किससे मिलता है, हनी से। हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक का कुछ क्वेश्चन है, आप बताइएगा। जैसे आपसे पूछा जाए हनी से, आपको बताए थे हनी बी वाला, आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हनी बी यानी कि मधुमक्खी पालन,
आपको याद होगा कि बताए थे कि मधुमक्खी पालन यानी कि हनी बी का इसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद होगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हनी बी जो है मधुमक्खी है, इसका साउंड कैसा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, बज। इसका साउंड कैसा है, बज। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जो बनाना से कि नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए ऐसा नहीं कि आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा है, सिर्फ हमको बायो ही पढ़ाना है। देखिए आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ऐसा फिक्स नहीं है कि बायो से ही आए। जैसे आपको बनाना बताए तो हमारा ये काम है कि आपको बता दें कि नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है। आपको याद रखना है कि ये त्रिची में है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो साइंस से अलग है, बस साथ में नाम आया तो आपको बता देते हैं ताकि आपको कुछ याद हो जाए। शुगर केन से ही बात करते हैं, तो नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, आपको याद रखना है, लखनऊ। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप जैसे टॉपिक ही पढ़े न्यूट्रिशन, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको याद रखना है कि ये कहां पर है, तो हैदराबाद। बात समझ में आ रहा है, समझिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, हैदराबाद। ठीक है। हनी बी मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, साउंड बज। नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिची। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब यहां देखिए आपसे पूछेंगे राइस से कि राइस बाउल, चावल का कटोरा। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल इंडिया में किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना कि इंडिया में राइस बाउल किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़। आप पूरा लिखिएगा अच्छा से, छत्तीसगढ़, तो हम आप लिख दें यहां पर छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें वर्ल्ड में कि राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, चाइना। राइस से ही बताइएगा कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका है कटक, उड़ीसा। और एक हमारा क्वेश्चन है राइस से ही कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, समझिए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका है फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस मनीला में आपका, यहां समझिए, यहां सबको स्टैटिक पोर्शन क्या क्या बताएं, समझिएगा। सबसे पहले आपको बताएं सोर्स, हम तो आपको बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपको बताएं हनी, बनाना, शुगर केन, राइस, चिकन, मटन, व्हीट एक्सेट्रा, बहुत सारा बताएं। तो यहां से हम बताएं आपको हनी के बारे में कि जो हनी कहां से, तो हनी भी मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, साउंड कैसा, बज, बता चुके हैं। फिर आपको बताएं बनाना, तो नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, त्रिची में है। एनएसआरआई नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको याद रखना लखनऊ। फिर आपका है राइस बाउल, इंडिया में छत्तीसगढ़, वर्ल्ड में चाइना। राइस से आपको बताएं कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, उड़ीसा, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, मनीला। एक हमारा क्वेश्चन ये भी है कि फिलीपींस मनीला में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। हमारा क्वेश्चन है कि फिलीपींस मनीला में, तो आपको याद रखना है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, फिलीपींस मनीला। आप यहां पॉइंट याद रखिएगा, आपको पॉइंट क्या क्या बताएं, देखिए ये सब कुछ स्टैटिक का पोर्शन है, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, हनी बी एपीकल्चर, साउंड बज, नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिची, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़, राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड चाइना, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, उड़ीसा। आपको याद होगा कि कटक में ही 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला, और आपको यहां पॉइंट बताएं कि फिलीपींस मनीला में ही एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर है। अब आप यहां समझिए, आपको हम बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट में, आते हैं साइंस पर थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपको हम बताए थे मोनोसेक्राइड्स,
मोनोसेक्राइड्स, और आपको मोनोसेक्राइड्स में भी बता रहे थे। देखिए इससे पहले आपको हम बताएं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। एक पॉइंट आप यहां समझिएगा, आपको हम एक पॉइंट बताएं। जैसे जो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज है, आप अगर केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप जानते होंगे कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप का नाम सुने होंगे, तो आपको मैं यहां बता रहे जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और जो फ्रुक्टोज है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है केटोन। आप इसको याद रखिएगा, बाकी हम केमिस्ट्री में जब वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी के लिए फिलहाल आपको याद रखना कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में कीटोन। अभी समझिए, यहां समझिएगा, आपको हम बता रहे हैं मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज यानी कि C6H12 और O6। आप जैसे ही कुछ भी खाना खाएं, देखिए अगर आपको बोल दिया जाए खाना खाने के लिए तो आप नॉर्मली कुछ भी खाना खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, कुछ भी, चिकन, मटन। लेकिन जो आपका बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, ये नहीं पहचानता है कि आप चावल खा रहे हैं कि रोटी खा रहे हैं, मटन है कि चिकन है, अंडा खा रहे हैं कि वेज है कि नॉन वेज है, उसको कुछ नहीं पता है शरीर को। आपका शरीर को बस इतना पता है कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, बस बॉडी वो जानता है। आपका बॉडी ये नहीं जानता है कि आप चावल खाएं कि रोटी खाएं, क्या खा रहे हैं। आप यहां समझिए, आप जैसे जनरली चावल, रोटी कुछ भी खाइएगा, तो जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज है, समझिएगा। तो आपको यहां क्या बता रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। अब होता क्या है समझिए, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा लिए, यानी कि आपका बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हुआ। आप समझिए, आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। आपको हम यहां पॉइंट बता रहे हैं कि जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तब क्या होगा। आप यहां पॉइंट समझिएगा। हम यहां आपको बता रहे ग्लूकोज के बारे में। आप जैसे खाना खाएं अपना आराम से, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा हुआ, और जब कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा हुआ तो इसका मतलब आपका बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हुआ। अब जैसे ही ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, क्या है ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, समझिए। अब बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, तब होता क्या है कि अगर ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो गया, यानी कि शुगर ज्यादा हो गया, समझिएगा। हम यहां बोले ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा, तो जब ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा, इसका मतलब क्या ज्यादा हो गया, आपको बताया कि इसका कॉमन नेम क्या है, शुगर। बात समझ में आ रहा है। तब होता क्या है कि जब ग्लूकोज ज्यादा, इसका मतलब शुगर ज्यादा, तो फिर बीमारी होना है। इसीलिए होगा क्या, समझिएगा। जैसे ये ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, समझिए। हम आपको बता रहे हैं कि आपका बॉडी में एक ऑर्गन, इसको बोलते हैं लिवर, आप नाम सुने होंगे। आपका बॉडी में एक ऑर्गन है लिवर, यानी कि यकृत। और आपको याद रखना है पॉइंट कि लिवर को ही बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री। लिवर को क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री। हम यहां बोले कि ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर आपसे ज्यादा हम बताएं तो हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्मल ग्लूकोज कितना होना चाहिए बॉडी में। हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्मल ग्लूकोज कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि अप्रोक्स आपका 80 से 120 mg पर DL। DL का मतलब डेसीलीटर होता है, ठीक है, समझिए। हम यहां क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज कितना होना चाहिए, तो 80 से 120 mg पर DL। अब यहां होता क्या है कि आपका नॉर्मल ग्लूकोज जितना होना है उतना रहेगा, लेकिन अब क्या है कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लिए, खा लिए हैं। यानी कि सपोज करिए कि आपको जैसे कहीं जाना है खाने के लिए, फ्री में खाने का व्यवस्था है, क्या फ्री में खिलाया जा रहा है, तो आप देखते हैं कि जब फ्री में आपको खाने का व्यवस्था है तो आप इतना खा लेते हैं कि आप ये नहीं देखते हैं कि हमारे शरीर को क्या होगा। बस फ्री में मिल रहा है तो भरदम गर्दन तक खा लेना है कि मुंह खोलेंगे खाना बाहर, ऐसा मन में आता है। तो आप यहां पर समझिए कि अगर आप ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, यानी आप जाकर के उस दिन पूरा इतना खा लिए हैं कार्बोहाइड्रेट कि आपका ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो गया। अब होता क्या है समझिए, अगर आपका बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होता है
नॉर्मल जब ग्लूकोज रहेगा तो ठीक है, आपको बताया है नॉर्मल ग्लूकोज 80 से 120। अगर ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है तो ये होता क्या है कि आपका बॉडी में एक पार्ट है लीवर, अभी हम बताए हैं लीवर यानी कि यकृत। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर आपको याद रखना है हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और याद आया, आप ये बताइएगा स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड आपको याद रखना, स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। अच्छा, ब्लड का पीएच वैल्यू, तो ब्लड का पीएच वैल्यू लगभग 7.4। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है स्लाइटली बेसिक। नेचर कैसा है तो स्लाइटली बेसिक। आप यहां समझिए, आपको जैसे बता रहे कि जो ग्लूकोज है, अभी आप एग्जांपल भी समझा कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ले लिए हैं तो ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो गया। तो ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो गया तो होता क्या है कि जो लीवर है इसको हम बोलते थे केमिकल फैक्ट्री। लीवर को ही क्या बोलते हैं, तो लीवर को ही बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका बॉडी का लगभग केमिकल जो है इसका प्रोडक्शन कहां पे होता है, लीवर में ही। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि लीवर के पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। आप यहां समझिए हम क्या बता रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसके पास होता है, मैक्सिमम रीजनरेशन मतलब खत्म होगा फिर से शुरू होने का, मैक्सिमम रीजनरेशन किसके पास है, लीवर के पास। तो जब आपको हम मैक्सिमम बताएं तो हमारा ये भी काम है कि आपको बता दें मिनिमम किसके पास है, मिनिमम रीजनरेशन। तो आपको याद रखना है कि मिनिमम रीजनरेशन किसके पास है, तो ब्रेन के पास, यानी कि ब्रेन के पास यानी दिमाग के पास जनरेट पावर होने का शक्ति कम है। यानी कि जो ब्रेन है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसका रीजनरेशन पावर बहुत कम है, ना के बराबर। यानी कि एक बार जब दिमाग खराब हो गया तो दिमाग ठीक नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। और जो लीवर है इसके पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। तो हम यहां बता रहे हैं कि जो ग्लूकोज का मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगा तो लीवर करता क्या है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। आप यहां पॉइंट समझिए, आपको जैसे बता रहे हैं कि जो लीवर है ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और आपको यहां से पॉइंट याद रखना है कि जो ग्लाइकोजन है इसी के फॉर्म में फूड स्टोर होता है एनिमल में, फूड स्टोर इन एनिमल। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जितना भी जंतु है एनिमल में फूड जो इकट्ठा होता है, स्टोर होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जब आपको हम एनिमल का बताए हैं तो आपका मन में आ गया कि सर आप प्लांट का ही बता दीजिए, फूड स्टोर इन प्लांट। तो प्लांट में किस फॉर्म में होगा, आपको याद रखना है कि प्लांट में जो होता है स्टार्च के फॉर्म में, इसको हिंदी में बोलते हैं मंड। तो स्टार्च के फॉर्म में यानी कि मंड के फॉर्म में आपका प्लांट में स्टोर होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब होता क्या समझिए, आप जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लिए हैं तो आपका ग्लूकोज जो है, अब ये लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और ये आपका स्टोर होता है। लेकिन बात सुनिएगा ध्यान से, लीवर जो है बहुत सेल्फिश आदमी है, ये बोलता है कि हम सब काम कर देंगे लेकिन बिना प्रॉफिट का कोई काम नहीं करेंगे। जब तक हमको कमीशन नहीं मिलेगा, जब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा फायदा, तब तक हम काम नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि आप कोई काम करवाने जाते हैं किसी से, अपना दोस्त से ही काम करवाने गए, तो बोला कि ठीक है समोसा खिला दो, काम कर देते हैं, होता है। तो जैसे कोई भी आदमी काम करने के लिए आपस में जब दोस्ती है कि कुछ खिलाएगा तब काम कर देंगे, तो ये तो खैर लीवर है जो कि केमिकल फैक्ट्री है, तो ये भी तो कुछ लेगा। तो लीवर बोलता है कि ठीक है हम काम कर देंगे लेकिन हमको चाहिए कमीशन के रूप में इंसुलिन। आप यहां समझिएगा पॉइंट को ध्यान से, जो लीवर जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा लेकिन किसके प्रेजेंस में, इंसुलिन के प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझा क्या रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा कितना होगा, समझिए। जो नॉर्मल ब्लड है इसमें ग्लूकोज का मात्रा कितना होता है, आपको बताएं लगभग 80 से 120 mg पर DL। ये आपका नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है।
यानी इससे कम होगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। तो आपको जैसे बता रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा कितना है, तो 80 से 120। और आपको अभी वही पॉइंट बता रहे हैं कि जब ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो जाए, तो जब ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो यही ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होता है, तो इस ग्लूकोज को करता क्या है, जो लीवर है, ठीक है, इंसुलिन के प्रेजेंस में, इंसुलिन के प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही फूड स्टोर होता है। अब यहां पर आ गया सर इंसुलिन, तो समझिए क्या है ये इंसुलिन, बताइए। तो आपको हम यहां बताते हैं, समझिएगा। जैसे आप नाम सुने होंगे, एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। आप पैनक्रियाज का नाम सुने होंगे, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। समझिए, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, ये होता क्या है, ये आपका एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके बारे में हम डाइजेशन टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में कि पैनक्रियाज क्या है। तो पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी कि पाचन ग्रंथि है। पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी कि पाचन ग्रंथि है। अब होता क्या है, अच्छा, इसका डिस्कवरी कौन किया है, इसका सेल के बारे में बताएंगे, बीटा सेल के बारे में। इसका डिस्कवरी किया गया था लैंगरहेंस के द्वारा, लैंगरहेंस के द्वारा। आपको नाम याद रखना है, ये लैंगरहेंस, लैंगरहेंस के द्वारा पैनक्रियाज का डिस्कवरी किया गया था, इसका कुछ सेल का। इसीलिए पैनक्रियाज का दूसरा नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। आपको यहां पे पॉइंट याद रखना है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, यानी पैनक्रियाज को ही बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। क्यों, समझिए। जैसे हम बात करते हैं पैनक्रियाज का, आप समझिएगा ध्यान से। सपोज ये पैनक्रियाज है, और आपको इंपॉर्टेंट जाना कि पैनक्रियाज में जो 4 सेल, आप समझिएगा, एक अल्फा, एक बीटा, एक आपका डेल्टा, एक आपका एप्सिलिन। अब ये है क्या, समझिए। जैसे जो अल्फा सेल है, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, बीटा सेल का ज्यादा पूछता है कि बीटा सेल का डिस्कवरी कौन किया था, कि जो पैनक्रियाज है इसका बीटा सेल का खोज कौन किया था, तो लैंगरहेंस। अल्फा सेल क्या सेक्रेट करता है, तो ये आपका सेक्रेट करता है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन। और ये जो डेल्टा और एप्सिलिन है, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, रेगुलेट रेट ऑफ सेक्रेशन, रेगुलेट रेट ऑफ सेक्रेशन। समझिएगा, आपको जैसे बता रहे पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज में 4 सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप्सिलिन। तो आपको यहां पर पॉइंट देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है क्या क्या बनेगा, पैनक्रियाज का बीटा सेल का खोज कौन किया, तो लैंगरहेंस, ठीक है। पैनक्रियाज का अल्फा सेल से क्या सेक्रेट होता है, ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा एप्सिलिन क्या करता है, तो ये कितना सेक्रेट होगा उसको ये मैनेज करता है। अब यहां आप समझ रहे हैं कि बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, बात समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, पॉइंट समझिए, कि जो पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है, अगर ये खराब हो गया, कैसे खराब होगा, आपको पॉइंट याद रखना है कि जिंक का कमी से, जिंक का कमी से इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिंक का कमी से इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है। अब जैसे क्या होगा कि जिंक का कमी है बॉडी में, समझिए, बॉडी में जिंक का कमी है, तो जब जिंक का कमी हो गया, इसका मतलब इंसुलिन का सेक्रेशन ये भी कम हो गया। अब जैसे ही इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा, इसका मतलब आप अगर ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है बॉडी में, और इसी ग्लूकोज को जो लीवर है, इसी ग्लूकोज को जो लीवर है ये किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ग्लाइकोजन में, और यही ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो फूड है
फूड स्टोर हो रहा है। अब होता क्या है समझिएगा कि जो ग्लूकोज है लीवर कर रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? तो प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। बात समझ में आ रहा है? इंसुलिन के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? आपको याद रखना, इस प्रोसेस को बोलते थे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते थे। अब जैसे इंसुलिन का कमी हो गया, अब इंसुलिन का कमी, तो इसका मतलब क्या कि लीवर जो है, समझिएगा पॉइंट को ध्यान से, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बता रहे हैं कि जिंक का कमी, तो जैसे ही बॉडी में जिंक का कमी होगा तो इंसुलिन का कमी, और इंसुलिन का कमी इसका मतलब ग्लूकोज आपका बॉडी में ज्यादा है, और इसको कन्वर्ट कौन करता? लीवर करता। किसके प्रेजेंस में? तो इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता, और बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता। लेकिन जब इंसुलिन ही कम रहेगा तो लीवर करेगा नहीं, क्योंकि लीवर तो सीधा बोला है कि हम तो भाई काम कर देंगे, लेकिन काम करने का हमको चाहिए कमीशन, और जब तक कमीशन के रूप में हमको इंसुलिन नहीं दोगे तब तक हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई किसी का दोस्त को बोलता है कि मेरा प्रैक्टिकल लिख दो, प्रैक्टिकल लिख देंगे, लेकिन हमको अगर एक रोल खिलाएगा तब, अगर हमको रोल नहीं खिलाया तो हम वो काम नहीं करेंगे। उसी तरह से लीवर कर रहा है कि अगर हमको इंसुलिन नहीं दोगे तो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब हो गया इंसुलिन का कमी। अब जैसे ही इंसुलिन का कमी होगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपका बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हुआ, समझिएगा बात को, ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? बॉडी में शुगर का मात्रा भी ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही शुगर है। अब शुगर का मात्रा ज्यादा हो गया तो यहां से बीमारी होता है। इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। आप इसी को जानते हैं मधुमेह के नाम से, मधुमेह, और कॉमन भाषा में बोलते हैं कि शुगर हो गया है। आप यहां समझिए, देखिए हम जैसे आपको बताएं बीमारी डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज से एक और बीमारी है, इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस है, दोनों में अंतर समझिए। डायबिटीज मेलाइटस जो है ये कैसे होता है? तो इंसुलिन का कमी के कारण, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन के कमी के कारण होगा। इसी को बोलते हैं शुगर, मधुमेह। अच्छा, हमारा आपसे क्वेश्चन है कि डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डायबिटीज डे है, मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रन डे, बाल दिवस के दिन मनाया जाता है डायबिटीज डे। तो डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी के कारण, लेकिन यहां नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस है, देखिए एक आपका ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ग्लैंड का नाम क्या बताए हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आप समझिएगा, ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जैसे ही ADH का कमी होगा तो ADH की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका वाटर लॉस होगा। डायबिटीज इंसिपिडस में वाटर लॉस और यूरिनेशन। आपको ये पॉइंट याद रखना है, समझिएगा। आपको दोनों में अंतर समझ में आया कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है और डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? तो डायबिटीज इंसिपिडस में आपका क्या होता है कि एडीएच की कमी के कारण वाटर लॉस और यूरिनेशन, और ये आपका शुगर है, मधुमेह। आपको याद रखना है कि शुगर डे यानी कि डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर होगा, यहां तक समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज ज्यादा होगा तब क्या होगा। अब यहां पर आएगा सर जब ग्लूकोज कम होगा तब क्या होगा, समझिए। जब ग्लूकोज कम होगा तो जैसे ही ग्लूकोज कम हो गया इसका मतलब आपका बॉडी में कमजोरी है, तो यहां से एक डिजीज होता है, इसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि आपको यह समझना है कि आपका बॉडी में ना ग्लूकोज ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ज्यादा होगा तो डायबिटीज, और ग्लूकोज कम हो गया, यहां से कौन सा रोग है, कौन सा बीमारी है?
हाइपोग्लाइसेमिया यानी कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। अब आप समझिए, जैसे आपको हम बताएं, जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था। अब होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप आए हैं फ्री में खा करके बहुत ज्यादा, जैसे आपको कोई बुला लिया गया कि चलो खिलाते हैं, तो आप जाकर के इतना खा लिए हैं कि आपका 2-3 दिन तक खाना आप नहीं खाइएगा। तो आप जब उतना खा लिए हैं कि आप खाना बहुत ज्यादा खा लिए और आपका लीवर सब ठीक ठाक है, जब सब कुछ ठीक ठाक है और आप पूरा दबा करके खाए हैं कहीं से भी, इसका मतलब आपका जो ग्लूकोज था ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लाइकोजन में। यानी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के अब ये बॉडी में स्टोर हो गया है। और आपको बताएं कि आप जब इतना खा लिए थे रात में कि आप 3 दिन तक खाना नहीं खाइएगा, तो जब आप खाना नहीं खाइएगा तब क्या होगा? तो बॉडी में एनर्जी कहां से मिलेगा? तो अब आप समझिए कि एनर्जी कहां से मिलेगा। ये ग्लाइकोजन है, क्योंकि आप तो ग्लूकोज खा करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिए, बॉडी में स्टोर है। अच्छा, कहां पर स्टोर होता है? आपसे अगर पूछे कि ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है, आपको यह भी याद रखना है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। समझिए पॉइंट को, जैसा आप हम समझा क्या रहे हैं। जो ग्लाइकोजन स्टोर हो गया और आप जब खाना नहीं खा रहे हैं तो आपका बॉडी में ग्लूकोज तो अभी नहीं है, तो होता क्या है कि जो ग्लाइकोजन है इसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। कौन करेगा? आपको हम बताएं, लीवर। लेकिन एक पॉइंट और क्या बताए थे कि लीवर मुफ्त में कोई काम नहीं करेगा। लीवर तो सीधा बोलता है कि भाई अगर वो तुम कमीशन दोगे तब काम करेंगे, और नहीं दोगे तो फिर अपना देख लो। तो लीवर तो केमिकल फैक्ट्री है, इसको चाहिए कमीशन। तो अब बोला गया कि ठीक है, तुम तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट कर रहा था तो तुम इंसुलिन लिया, तो अब जब तुम इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तो क्या लोगे? तो लीवर बोला ज्यादा कुछ नहीं, जब पैनक्रियाज का बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता था, तो जब तुम हमको वो दिए तब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिए। तो उसी का पड़ोस में अल्फा सेल है, और अल्फा सेल से जब ग्लूकागोन निकल रहा है तो वही हमको दे दोगे ना। तो उसी ग्लूकागोन के कारण हम ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे और तुम्हारा बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाएगा। तो बोला ठीक है, ले लो। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर करता है। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागोन। किसके प्रेजेंस में? ग्लूकागोन के प्रेजेंस में। तो बोला गया ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किए तो ग्लाइकोजेनेसिस, इसको बोलेंगे प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेलिसिस। समझिएगा, क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ग्लाइकोजेनेलिसिस। यहां तक बात समझ में आ रहा है कि कैसे आपका बॉडी में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज गया? यहां तक क्लियर है? तो उम्मीद करते कि आपको मोनोसेक्राइड्स वाला पोर्शन क्लियर हुआ होगा कि मोनोसेक्राइड्स क्या था। अब हमको जानना है कि डाइसेक्राइड्स, यानी कि डाइसेक्राइड्स में आपको माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये सब जानेंगे। पॉलीसेक्राइड्स में आपका जानना है हमको सेलुलोज, काइटिन, हिपेरिन, ग्लाइकोजन, ये सब के बारे में। तब समझिएगा कि इसके बारे में जैसे आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में आज बताए हैं, अब जो अगला आपका पोर्शन है डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, उसके बारे में आपको लास्ट क्लास में, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्लास में बताते हैं कि क्या आपका रहेगा। माल्टोज क्या है, बात समझ में आ रहा है? सुक्रोज क्या है, लैक्टोज क्या है, ग्लाइकोजन, हिपेरिन, काइटिन, सेलुलोज, ये सब आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा। डाइजेशन का मतलब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं तो आपको उसको तोड़ना है, ग्लूकोज मिलाना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया पॉलीसेक्राइड्स। आप उसको क्या करिएगा? समझिए, अगर आपको बोल दे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड्स है, आप इसको लाइएगा पहले पॉली को डाइसेक्राइड्स में, इसके बाद इसको लाइएगा मोनोसेक्राइड्स में। हमको ये तो जानना है कि पॉलीसेक्राइड्स को आप कैसे डाई मिलाइएगा, कैसे मोनो मिलाइएगा, इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आपको अगला क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको कार्बोहाइड्रेट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बता देंगे, और उसके बाद आपको ये बता देंगे इसका डाइजेशन कैसे होगा, और फिर हम शुरू करेंगे साइट ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगला क्लास में मिलेंगे और आपका इस पोर्शन को आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।